हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं रिवेंज ऑफ अदर्स ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग हमारी मेन लीड चांदनी नाम की लड़की से होती है, जो कि समुद्र किनारे खड़े होकर अपने भाई से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। जहाँ उसका बड़ा भाई चांकी उसे बड़ा भाई कहने को बोलता है, क्योंकि वो दोनों ट्विंस होते हैं और चांकी उससे कुछ मिनट बड़ा होता है और दोनों अलग अलग शहरों में रहते हैं। चांदनी बुसान में रहती है और चांकी सियोल में रहता है। अब ये दोनों कुछ बातें शातें कर रहे होते हैं कि तभी चांग्यू के सामने कोई आ जाता है। वो अपनी बहन को थोड़ी देर रुकने के लिए कहकर अपना फ़ोन नीचे कर लेता है। चांग्यू जो क्लासरूम की खिड़की पर बैठा होता है एंड सडनली उसे वहाँ से कोई धक्का मार देता है और उसका फ़ोन ज़मीन पर गिर जाता है। अब जबकि फ़ोन नीचे गिर जाता है तो चांदनी सोचती है कि क्या हो गया ये अचानक से फ़ोन को, तो वो फ़ोन पे हेलो हेलो करती रह जाती है। देन सडनली जो वो अननोन पर्सन होता है वो फ़ोन को कट कर देता है और चांदनी की ऑन द स्पॉट डेट हो जाती है, लेकिन ये बात चांदनी को नहीं पता होती। अब नेक्स्ट सीन में चांदनी का शूटिंग कंपटीशन होता है। अब शूटिंग करते टाइम उसके दिमाग में यही घूम रहा होता है कि उसके भाई ने ऐसे क्यों फ़ोन कट कर दिया, जिसकी वजह से चांदनी का फोकस बिगड़ जाता है और उसे थर्ड पोजीशन मिलती है। अब वैसे ही इसे 2-3 दिन हो जाते हैं और चांदनी फ़ोन नहीं उठाता है, जिससे चांदनी काफ़ी परेशान सी हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम सोयंग नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि बॉलिंग एरिया में काम करता है और आज वो जल्दी छुट्टी मांग के अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है। असल में सोयंग की माँ किसी बीमारी के चलते हॉस्पिटलाइज्ड होती है। वहाँ की नर्स उसे कहती है कि अब उसे आगे के इलाज के लिए पैसों का अरेंजमेंट करना होगा। सोयंग कहता है कि हाँ, वो बहुत जल्द अरेंजमेंट कर लेगा। तभी दूसरी नर्स सोयंग की माँ को लेकर आती है। वो अपनी माँ के साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है और जब वो वहाँ से आ रहा होता है तो अचानक से उसके सर में कुछ दर्द सा होता है। वो सिग्नल पर जैसे ही आकर रुकता है तो उसे अपने आसपास की चीज़ें धुंधली दिखाई देने लगती है और वो वहीं पर बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके आसपास काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है। इधर चांगमी अपने ऑर्फनेज में आ जाती है, जहाँ वो 2 लड़कियों को गिफ्ट देती है। वो दोनों भी इसी ऑर्फनेज में रहती है। अब चांगमी अपने और अपने भाई की बचपन की फ़ोटो देख रही होती है, तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बचपन में चांग्यू को एक कपल ने अडॉप्ट कर लिया था, जहाँ चांग्यू उसे वहाँ से जाते टाइम बोलता है कि हम बड़े होकर आर्मी में मिलेंगे। तब से चांगमी ऑर्फनेज यानी सियोल में रहती थी और चांग्यू बुसान अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। अब जबकि चांग्यू उसके कॉल का इतने दिनों से जवाब नहीं दे रहा था, ना ही उससे कनेक्टेड था, तो चांदनी उससे मिलने का डिसाइड करती है। वो सियोल जाती है और उसके स्कूल के बाहर जाके उस स्टूडेंट से उसके बारे में पूछती है, जहाँ उसे पता लगता है कि चांग्यू की तो थोड़े दिनों पहले डेथ हो चुकी है। अब ये सुन के चांदनी काफ़ी शौक हो जाती है और रोते हुए सेमेट्री पहुँचती है, जहाँ उसके भाई का फ्यूनरल चल रहा होता है। जहाँ वो चांग्यू के अडॉप्टेड पेरेंट्स से पूछती है कि उन्होंने इसके बारे में उसे क्यों नहीं बताया, लेकिन उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स को तो ये पता ही नहीं था कि चांग्यू अभी भी अपनी बहन से कनेक्टेड होता है, अपनी बहन से बातें कर रहा होता है। जिस पर उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि हम उस पापी लड़के से और उससे जुड़ी किसी चीज़ से भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते अब, क्योंकि उसने सुसाइड किया है। चांगमी इसमें बोलती है कि उसका भाई सुसाइड कर ही नहीं सकता और ना ही वो ऐसा लड़का है जो सुसाइड करेगा किसी बात पे या किसी दबाव में आके। जिस पर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी यही पता लगा है कि उसने सुसाइड किया है, लेकिन चांगमी इस बात पे भरोसा नहीं करती। चांगमी उन्हें काफ़ी देर तक समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानते और वहाँ से जाने लगते। चांगमी उनका हाथ पकड़ती है, उनसे कहती है कि वो अपने भाई का फ़ोन दे दे, लेकिन वो उनसे मना कर देती है। चांगमी उनसे रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो कहती हैं कि उसका फ़ोन तो इन्वेस्टिगेशन में कहीं मिला ही नहीं है। अब चांगमी यहाँ पुलिस स्टेशन में भी आ जाती है और वहाँ पर भी वो जाके यही बोलती है कि उनको इन्वेस्टिगेशन में क्या फ़ोन वगैरह मिला है क्या, जिस पर वो कहते हैं कि उनको उसका फ़ोन तो नहीं मिला है, लेकिन हाँ, ये तो ज़रूर है कि उसने सुसाइड किया है। चांगमी उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि मेरे भाई ने कोई सुसाइड नहीं किया है पहली बात तो, लेकिन वहाँ के पुलिस ऑफिसर उनको यही समझाते हैं कि नहीं, उसने सुसाइड किया है और ये बात वो मान ले उतना ही अच्छा होगा। चांगमी यहाँ से भी निराश होकर चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम सोयंग को देखते हैं, जो कि डॉक्टर से पूछ रहा होता है कि उसे क्या बीमारी हुई है, वो बेहोश कैसे हो गया था। जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि वो अपने गार्डियन को लेकर आएगा, तभी वो इस बीमारी के बारे में उसे बताएंगे। लेकिन सोयंग कहता है कि उसकी सिर्फ माँ है जो कि अभी हॉस्पिटलाइज है, तो वो किसी को लेकर नहीं आ सकता। तो जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, तो किसी टीचर्स को भी लेकर आ सकता है, तभी वो इस बीमारी के बारे में उसे बताएंगे। दूसरी तरफ चांगमी भी वापस सियोल आ जाती है और वहाँ पर अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलती है। वो उसे बताती है कि वो अब बुसान शिफ्ट हो जाएगी और अपने भाई के स्कूल में अपना एडमिशन करा लेगी, अपना ट्रांसफ़र करा लेगी, क्योंकि उसके उसके मर्डरर का पता लगाना है। तो जिस पर उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है कि तुम अपना फ्यूचर क्यों ख़राब कर रही हो ट्रांसफ़र करा के, ये हाई स्कूल है, यहाँ पर ऐसा नहीं चलता है। लेकिन वो कहती है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है और मैं परवाह नहीं करती आगे मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मुझे अपने भाई का मर्डरर का पता लगाना है। और वो अपना पूरा मन बना चुकी होती है और वो बुसान शिफ्ट हो जाती है।
नेक्स्ट सीन में हम सोयंग को देखते हैं जो कि बॉक्सिंग कर रहा होता है। बॉक्सिंग के बाद वहाँ के कोच उसे बोलते हैं कि तुम भी मेरे स्टूडेंट बन जाओ, लेकिन सोयंग कहता है कि वो भी स्टूडेंट है और ऑलरेडी स्टडी करता है और जॉब भी करता है, तो उसके लिए इन सब का टाइम नहीं है और ना ही वो ये सब करना चाहता है। सोयंग अपने कपड़े वगैरह पहनता है और अपना फ़ोन चला रहा होता है, जिसमें उसे पता लगता है कि कोई इसको स्कूटर सेकेंड हैंड बेच रहा है जो कि चोरी हो गया था। वो अपने कोच की गाड़ी की चाबी मांगता है और वहाँ के लिए रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ चांगमी जो है वो स्कूटर खरीद लेती है उन चोरों से, लेकिन चांगमी को ये पता नहीं होता कि ये चोरी किया हुआ स्कूटर है। तभी वहाँ पर सोयंग आ जाता है और उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाता है। वो उससे कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये तो मैंने अभी अभी लिया अपने पैसों से। लेकिन सोयंग कहता है कि तुम चोर हो और ये स्कूटर तुमने चोरी किया है। चांगमी कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये स्कूटर तुम्हारा है। सोयंग कहता है कि इसके ट्रंक के अंदर मैंने अपने 2 स्टिकर चिपकाए हुए हैं, चाहे तो तुम देख लो। तो चांगमी जब उतरती है और ट्रंक के अंदर देखती है तो वो 2 स्टिकर उसके अंदर चिपके हुए होते हैं। चांगमी बोलती है कि जो भी हो, अब ये स्कूटर मेरा है क्योंकि मैंने इसे अपने पैसों से खरीदा है, और अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम मुझे पैसे दो और ये स्कूटर ले लो। जिस पर सोयंग उससे बहस करता है कि जब स्कूटर ही उसका है तो भला वो पैसे क्यों दे। इतने में सोयंग ने जब बाइक खड़ी की होती है वो वहाँ का रास्ता ब्लॉक कर रही होती है, जिस पर एक आदमी उसे अपनी बाइक हटाने को बोलता है। सोयंग अपनी बाइक हटाने के लिए जाता है और चांगमी से बोलता है कि तुम कहीं मत जाना, यहीं रुकना। सोयंग जब अपनी बाइक स्टार्ट करता है तो गाड़ी उसकी स्टार्ट नहीं होती है और चांगमी इसी का फ़ायदा उठाकर वहाँ से स्कूटर लेकर चली जाती है और सोयंग भी अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और उसके पीछे पीछे चला जाता है। अब यहाँ चांगमी डॉम में एक हॉस्टल में आती है जहाँ वो लैंडलॉर्ड को एक रूम देने के लिए कहती है, जिस पर लैंडलॉर्ड कहता है कि वो हाई स्कूल के बच्चों को रूम नहीं देते। चांगमी कहती है कि वो कॉलेज स्टूडेंट है, लेकिन लैंडलॉर्ड समझ जाता है कि वो हाई स्कूल स्टूडेंट है। चांगमी कहती है कि वो यहाँ पर चुपचाप रहेगी और ना ही किसी को परेशान करेगी। इतना रिक्वेस्ट करने पर लैंडलॉर्ड भी वहाँ उसे रूम देने के लिए मान जाता है। बाहर हम उन चोरों को देखते हैं जिन्होंने उस स्कूटर पे जीपीएस लगाया हुआ था और वो उस हॉस्टल के पास आ जाते हैं जहाँ चांगमी ने उस स्कूटर खड़ा किया था। वो स्कूटर को वापस चोरी करने के लिए आते हैं, लेकिन वहीं पर सोयंग भी आ जाता है और उस स्कूटर को चोरी करता हुआ देख लेता है। जब चोर सोयंग को देखते हैं तो वहाँ से भागने लगते हैं और सोयंग भी उनके पीछे पीछे भागता है। यहाँ उनके बीच थोड़ी हाथापाई भी हो जाती है। इसी हाथापाई में एक चोर सोयंग के सर पे एक गमला फोड़ देता है, जिसकी वजह से उसे पेन होने लगता है और वो दोनों चोर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर चांगमी भी आ जाती है। वो देखती है कि सोयंग अपना सर पकड़ के चल रहा है और उसके पीछे एक वेन है जो जिससे उसका एक्सीडेंट होने वाला है। तभी चांगमी उसे पकड़कर नीचे गिरा देती है और उसे बचा लेती है। नीचे गिरने की वजह से सोयंग का पूरा चेहरा गंदा हो जाता है, जिसे चांगमी धुलवाने में मदद करती है। यहाँ चांगमी कहती है कि देखो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है और मैंने उस स्कूटर के लिए पैसे दिए थे, तो तुम अब उस स्कूटर के बारे में ना ही सोचो तो अच्छा है। जिस पर सोयंग भी अग्री करता है। नेक्स्ट डे चांगमी अपने स्कूल के लिए निकलती है और सोयंग भी अपने स्कूल के लिए निकल रहा होता है। दोनों का रूट एक जगह होने की वजह से चांगमी का सोयंग की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। चांगमी जो है कचरे के ढेर में जाके गिर जाती है, जहाँ उसके सारे कपड़े वगैरह गंदे हो जाते हैं। सोयंग आता है, उसका हाथ पकड़ता है, उसे उठाता है, देन उसके कपड़े वगैरह धुलवाने में उसकी मदद करता है। अब चांगमी जो है उसके कपड़े गीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से सोयंग उसे अपना ब्लेज़र दे देता है। चांगमी को सोयंग के कोट से पता चलता है कि वो भी उसी सेम स्कूल से है। अब जबकि सोयंग भी सेम ही स्कूल से होता है और चांगमी भी, तो उन दोनों का रास्ता भी एक ही होता है। चांगमी जो है उसके पीछे पीछे जाने लगती है। सोयंग को लगता है कि वो उसका पीछा कर रही है, लेकिन चांगमी जो है स्कूल के लिए ही जा रही होती है। अब जहाँ सोयंग अपनी बाइक पार्क करता है वहीं पर चांगमी भी अपनी स्कूटर पार्क कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ का ओनर आता है और चांगमी से कहता है कि तुम यहाँ पर पार्क क्यों कर रही हो। तभी वो चांगमी का स्कोर देखता है जिस पर सोयंग का नाम लिखा हुआ था और उससे कहता है अच्छा तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो तो देन तुम यहाँ पर पार्क कर दो। जिस पर चांगमी से बोलने वाली होती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन वो चला जाता है, जिसकी वजह से चांगमी भी वहाँ से चली जाती है उसे बिना बताए। अब यहाँ चांगमी भी स्कूल आ जाती है। अब जबकि उसने सोयंग का कोट पहना होता है तो 2 लड़कियां उसे नोटिस कर लेती है। वो दोनों क्लास में आती है और जीहोन को इस बारे में बताती है। वो उससे कहती है कि उस नई लड़की ने सोयंग का कोट पहना हुआ था। अब जीहोन जो है सोयंग को लाइक करती है, उसे पसंद करती है, जिसकी वजह से वो सोचती है कि भला वो नई लड़की सोयंग को कैसे जानती है और सोयंग उसे भला उसका कोट क्यों देगा। अब चांगमी यहाँ शूटिंग क्लास में आ जाती है जहाँ सर उसे एक लड़की से इंट्रोड्यूस कराते हैं। फिर चांगमी उसकी क्लास टीचर से मिलने जाती है और वो टीचर उसे अपनी क्लास में ले जाते हैं। उसी क्लास में सोयंग मौजूद होता है और यहाँ पता चलता है कि चांगमी और सोयंग क्लासमेट हैं। चांगमी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, देन अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है। टीचर जो है सोयंग से कहते हैं कि तुम्हारा कोट कहाँ पर है और तुम प्रॉपर यूनिफॉर्म में क्यों नहीं हो। जिस पर चांगमी अचानक से उसे याद आता है कि उसका कोट तो उसके पास है। देन वो उसका कोट निकालती है और कहती है कि उसका कोट मेरे पास है।
ये सुन के सारी क्लास हैरान हो जाती है। देन सब यही सोचते हैं कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं एंड सारे लड़के सोयंग के साथ मजाक मस्ती करने लगते हैं। अब हम यहाँ दो न्यू कैरेक्टर को देखते हैं, जेबम और ओसंग को। जेबम काफ़ी रिच फैमिली से होता है। एक्चुअली जेबम का एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उसे सेम ईयर वापस से रिपीट करना पड़ता है और ओसंग उसका काफ़ी करीबी फ्रेंड होता है और टीचर्स ओसंग को जेबम का ख्याल रखने को बोलते हैं। अब नेक्स्ट सीन में चांगमी और उसकी फ्रेंड लंच कर रही होती है। तभी चांगमी उसकी फ्रेंड से पूछती है कि क्या तुम उस लड़के के बारे में जानती हो जिसने सुसाइड कर लिया था। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती है कि भला उसको उसके बारे में कैसे पता होगा, उसके बारे में तो उसकी गर्लफ्रेंड जानती होगी ना। चांगमी को याद आता है कि हाँ, उसके भाई ने भी उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में उसे एक बार बताया था। देन चांगमी उसकी फ्रेंड से बोलती है कि वो कहाँ पर है अभी, तो बताती है कि वो आजकल स्कूल नहीं आ रही है। जिस पर चांगमी कहती है कि क्या तुम मुझे उसका नंबर दे सकती हो, जिस पर वो कहती है ठीक है। अब क्लासेस के बाद चांदनी उसी नंबर पे कॉल करती है। तभी उसके पीछे से सोयंग भी आ रहा होता है। तभी वो नोटिस करती है कि जिस नंबर पे उसने कॉल लगाया है वो नंबर सोयंग उठा रहा था। देन वो कॉल कट कर देती है, जिस पर सोयंग उसे वापस भी कॉल करता है। उस पर उसे कंफर्म हो जाता है कि वो नंबर सोयंग के पास है अभी। चांगमी सोचती है कि भला वो नंबर उसके पास क्या कर रहा है और वो सोयंग का पीछा करने लगती है, जहाँ सोयंग एक हॉस्पिटल में आ जाता है। सडनली सोयंग को भी लगता है कोई इसका पीछा कर रहा है। देन वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे कोई नज़र नहीं आता। चांदनी जो है एक वेंडिंग मशीन के पीछे छुप जाती है। देन उसके डॉक्टर आ जाते हैं। अब सोयंग जो है डॉक्टर से पूछता है कि उसे क्या बीमारी है, जिस पर डॉक्टर बताते हैं कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और वो 6-7 महीने के लिए ही ज़िंदा है और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो 1 साल के लिए जी सकता है। सोयंग इस बात से काफ़ी हैरान हो जाता है। देन वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या इसकी सर्जरी नहीं हो सकती, जिस पर डॉक्टर बताते हैं कि ट्यूमर की लोकेशन इस जगह पे है जहाँ पे सर्जरी नहीं की जा सकती है। इस बात से सोयंग काफ़ी इमोशनल हो जाता है और उनकी ये बातें चांगमी भी पीछे से सुन रही होती है। अब नेक्स्ट सीन में चांगमी उसी लोकेशन पे जाती है जहाँ पर उसके भाई की डेथ हुई थी। वो उसी क्लासरूम में जाती है जहाँ पर बाकी बच्चों का जाना मना होता है। देन वो अंदर जाती है जहाँ वो उसी खिड़की के पास जाती है जहाँ से उसके भाई को धक्का मारा गया था। वो उसी बात को याद करने लगती है जब उसके भाई के साथ उसकी वीडियो कॉल हो रही थी। देन तभी वहाँ पर सोयंग भी आ जाता है। सोयंग के सडनली आने पर चांगमी थोड़ा सा घबरा जाती है। देन सोयंग उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। चांगमी बताती है कि यही वो लोकेशन है ना जहाँ से उस लड़की की डेथ हुई थी। सोयंग कहता है कि मैं उस लड़की को जानता तो नहीं था, ना ही मैं उसका क्लोज फ्रेंड था, लेकिन जब वो खिड़की से गिर रहा था तो मैंने ही उसे देखा था और मैंने ही पुलिस वालों को कॉल किया था। सोयंग चांगमी से कहता है कि क्या वजह रही होगी उसके यहाँ से कूदने की, क्या सच में कोई वजह उसे इतना परेशान कर रही थी। फिर सोयंग उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्लास को छोड़कर क्या कर रही हो, जिस पर चांगमी उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो थोड़े दिनों से स्कूल भी नहीं आ रहे थे, मुझे तो लगा था तुमने स्कूल भी छोड़ दिया है। जिस पे सोयंग कहते हैं कि भला मैं क्यों छोड़ूंगा स्कूल। चांगमी कहती है कि अगर कोई सीनियर इतने दिनों तक स्कूल नहीं आता है तो उसका मतलब तो यही हुआ इसने स्कूल छोड़ दिया है। फिर सोयंग उसे अपने साथ केट को खाना खिलाने के लिए ले आता है, जहाँ उसे वो बताता है कि जब से मैंने इसका नाम रखा है तब से मैं ही इसे अक्सर यहाँ खाना खिलाता हूँ। फिर वो चांगमी से कहता है कि अगर मैं तुम्हें फिर से थोड़े दिनों के लिए नज़र ना आऊँ तो क्या तुम इसका ध्यान रख सकती हो। चांगमी इस पर हाँ कर देती है। सोयंग कहता है कि लंच का टाइम हो गया है और वो वहाँ से जाने ही लगते हैं कि चांगमी उससे पूछती है कि तुमने उस दिन पुलिस को कैसे रिपोर्ट किया था। जिस पर सोयंग कहता है कि मैं उस दिन भी बिल्ली को खाना खिला रहा था कि तभी मुझे बहुत ज़ोर से गिरने की आवाज़ सुनाई दी थी। जब मैं उस आवाज़ की तरफ गया तो मुझे वोंगसुक वहाँ ज़मीन पर गिरे हुए दिखा था। नेक्स्ट सीन में चांगमी कैफेटेरिया में आ जाती है जहाँ वो सोयंग को देखती है जो काफ़ी इंजॉय कर रहा होता है। तभी उसे डॉक्टर की कई बातें याद आती है जो उसने सोयंग से कही थी कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और उसके पास थोड़ा ही समय है जीने के लिए, और वो यहाँ सोयंग के लिए काफ़ी सैड फील करती है। तभी कैफेटेरिया में कुछ प्लेट्स गिरने की आवाज़ आती है जहाँ मिंग नाम की लड़की जंग नाम के लड़के को देखकर काफ़ी डरी हुई होती है। तभी चांगमी की फ्रेंड कहती है कि इसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। चांगमी उससे पूछती है कि ये मैटर क्या है, जहाँ वो उसे बताती है कि ये जो मिन नाम की लड़की है ये एक फोटोग्राफी क्लब में थी जहाँ साजन इसका सीनियर था। साजन उसे काफ़ी परेशान किया करता था और एक दिन तो उसने उसे सेक्सुअली असॉल्ट भी किया। वो बताती है कि साजन की फैमिली काफ़ी रिच है जिसकी वजह से उस पर कोई एक्शन भी नहीं लिया गया, बल्कि स्कूल वालों ने उस पर वर्बल अब्यूज़ का नाम लगाकर उसे दूसरे स्कूल में भेज दिया और उसने फिर से अपने पैसों के दम पे इस स्कूल में ट्रांसफ़र करा लिया है। फिर हम देखते हैं कि ताइसो नाम की लड़की साजन को काफ़ी गौर से देख रही होती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चांगमी जो अपनी क्लास में जा रही होती है कि तभी उससे साजन टकरा जाता है और चांगमी उसे एक लुक देके जाती है। साजन कहता है कि ये लड़की कौन है और देखो तो सही ये जगह कितनी बदल गई है। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि अब तो पाक वोंगसुक भी यहाँ पर नहीं है तो अब तो सिर्फ तुम्हारी चलेगी। साजन कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे उसकी मंडी से कुछ फ़र्क पड़ता है, बल्कि वो ज़िंदा होता तो मैं उसे कब का मारता यहाँ पे।
और वो कहता है कि मुझे तो इसी बात का रिग्रेट है कि वो मेरी मार खाए बिना ही मर गया। अब ये सब सुन के चांगमी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो साजन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, क्या तुम्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं है? क्या तुम किसी मरे हुए इंसान के बारे में ऐसे बात करते हो? साजन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये मेरा मुंह है और मैं कुछ भी बातें करूँ, इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? जिस पर चांगमी कहती है कि अगर तुम्हारा मुंह है तो क्या तुम कुछ भी बेकार की बातें कहोगे? जिस पर साजन को गुस्सा आता है, वो चांगमी को मारने ही वाला होता है। तभी जेबम वहाँ आ जाता है और उसे रोकता है। वो कहता है कि वो सही कह रही है, तुम किसी मरे हुए इंसान के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते। बस आजम को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले, जिसने अपना ग्रेजुएशन भी अभी तक पूरा नहीं किया है। वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फैमिली के पैसे तुम्हें बचा पाएंगे? वो जेबम का कॉलर पकड़ने लगता है और उसे अपने साथ मारने के लिए ले जाने लगता है। तभी वहाँ जेबम का फ्रेंड उनसे कहा जाता है, जो साजन से कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि प्रिंसिपल सर ने तुमसे क्या कहा था? वो कहता है कि अगर तुम ऐसी हरकतें फिर से करोगे तो वो तुम्हारा ट्रांसफ़र फिर करा देंगे। साजन ये सुनकर जेबम का कॉलर छोड़ के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सोयंग जो है डॉक्टर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहाँ डॉक्टर से बताते हैं कि तुम्हारे केस में सर्जरी ये जो है डेंजरस है। तो सोयंग उसे पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। डॉक्टर से बोलते हैं कि इस बीमारी के तुम्हें सिम्टम्स भी नज़र आ रहे होंगे, जिस पर सोयंग कहते हैं कि किस तरह के सिम्टम। डॉक्टर से बोलते हैं कि तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि वायलेंट हो जाना या फिर डिप्रेशन वगैरह। डॉक्टर उनसे कहते हैं कि तुम्हें इस सिचुएशन में काफ़ी कामली बिहेव करना होगा, तुम ध्यान रखना कि तुम ज़्यादा हार्श ना हो किसी से। वो कहते हैं कि हो सकता है कि आगे चल के तुम्हारा ट्यूमर बढ़े ही ना, हो सकता है कि तुम ज़िंदगी भर भी जी पाओ या फिर हो सकता है कि तुम 6 या 1 साल में ही मर जाओ। वो सोयंग को कुछ मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, जिससे सोयंग लेने के लिए जाता है। नेक्स्ट सीन में चांगमी जो है शूटिंग एरिया में शूटिंग कर रही होती है। तभी वहाँ टीचर उन सब उस जेबम को लेकर शूटिंग एरिया में आते हैं। टीचर कोच को जेबम को शूटिंग प्रैक्टिस करवाने के लिए कहते हैं, ताकि जेबम की याददाश्त आने में थोड़ी मदद हो जाए। तभी कोच जल्दी से चांगमी को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम इसकी कोच बन जाओगी और इसको शूटिंग सिखाओगी, जिस पर चांगमी हाँ कर देती है। नेक्स्ट सीन में जब सोयंग अपने वर्क प्लेस पे काम कर रहा होता है, तब वहाँ पर उससे मिलने के लिए तेसन और ईजंग आते हैं। ईजंग कोई और नहीं बल्कि चांग्क्यो की गर्लफ्रेंड होती है, जिसके बारे में चांग्क्यो ने चांगमी को भी बताया था। सोयंग जो है उनसे मिलने के लिए टॉप फ्लोर पर जाता है। अब आजंग जो है सोयंग से अपना फ़ोन मांगती है। अब इनकी कॉन्वर्सेशन से पता लगता है कि आजंग जो है सेलिब्रिटी है, जिसकी वजह से ही उसने सोयंग को अपना फ़ोन रखने के लिए दिया था। आजंग अपना फ़ोन चेक कर रही होती है कि उसे कुछ मैसेजेस दिखाई देते हैं, जिस पर वो कहती है कि ये कौन है जिसने मुझे मैसेज किए हैं इतने सारे। वो कहती है कि ये कोई चांगमी नाम की लड़की है जो चैंक्यो के बारे में मुझसे बात करना चाहती है। यहाँ सोयंग और ताइसन को याद आता है कि ये वही लड़की है जो अभी अभी ट्रांसफ़र हुई है। सोयंग कहता है कि ये पक्का उसके बारे में कुछ जानती है, इसलिए वो इससे मिलना चाहती है। फिर वो कहता है कि मैंने अब फ़ोन दे दिया है तो मैं चला जाता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। आजंग सोचती है कि मुझे इससे बात करनी चाहिए या इसे इग्नोर करना चाहिए। अब यहाँ चांगमी जेबम से इतनी प्रैक्टिस करवा लेती है, इतनी मेहनत करवा लेती है कि जिसकी वजह से जेबम जो है थक जाता है। उन सब कहता है कि ये सब जेबम की थेरेपी के लिए, वो कोई प्रो एथलीट नहीं बनना चाहता, इसलिए तुम उससे इतना मेहनत मत करवाओ। उन सब बताता है कि 1 साल पहले जेबम का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से वो 6 महीने के लिए कोमा में चला गया था। इसका जिंदा बचना किसी मेरेकल से कम नहीं था। बताता है कि उस एक्सीडेंट की वजह से जेबम की याददाश्त भी चली गई थी, जिस वजह से वो किसी को नहीं जानता। इसीलिए तुम्हें उससे इतनी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग नहीं करवानी चाहिए। तभी जेबम वहाँ पे आ जाता है। चांगमी उससे पूछती है कि क्या मैं तुमसे ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करवा रही हूँ, जिस पर वो कहता है कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। वो बोलती है कि मुझे तो लगा था तुम रिच फैमिली से हो, जो कि अपनी ग्रेड्स चेक करने के लिए ये सब कर रहा है, इसलिए मैं तुमसे इतनी मेहनत करवा रही थी। उनसे उसे कहता है कि जेबम जो है तुमसे सीनियर है, इसलिए उससे तमीज़ से बात करो। इस पर चांगमी कहती है कि शूटिंग क्लास में तो हर क्लास के बच्चे आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इससे कुछ गलत तरीके से बात कर रही हूँ। जिस पर जेबम उन सबको चुप करा देता है और उससे कहता है कि तुम्हें जैसे ठीक लगे तुम उससे वैसे बात कर सकती हो। और वो कहता है कि मैं नेक्स्ट टाइम भी चांगमी के साथ ही ट्रेनिंग करना चाहूँगा। जिस पर चांगमी काफ़ी खुश नज़र आती है और उससे काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है। नेक्स्ट सीन में घर जाते समय जेबम अपनी माँ को मैसेज करता है कि वो घर पहुंच रहा है। तभी उसकी नज़र चांगमी पर पड़ती है, जो कि स्कूटर पर जा रही होती है। वो उसे आवाज़ लगाता है और उसे साइड में रुकने को कहता है। वो चांगमी से कुछ बातें करने लगता है और उसे ट्रेनिंग के लिए थैंक यू बोलता है। चांगमी से बोलती है कि तुमने मुझे ऑलरेडी थैंक यू बोल दिया है, जिस पर वो कहता है कि मैं सच में तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ इस ट्रेनिंग के लिए। साथ ही वो उसका नंबर भी मांगता है। तभी वहाँ से सोयंग भी निकल रहा होता है और उसे उन दोनों को साथ देख लेता है, तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। सोयंग चांगमी के घर के बाहर उसका वेट करता है। जब चांगमी वहाँ आती है तो उससे जाकर पूछने लगता है कि तुम चेंग्यू को कैसे जानती हो और तुम इसके बारे में क्यों जानना चाहती हो।
चांगमी उसे बोलती है कि चंगी को मैं शूटिंग क्लब से जानती हूँ, इसलिए मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। लेकिन सोयंग उससे ज़्यादा क्वेश्चन करने लगता है, जिसकी वजह से चांगमी थोड़ा सा परेशान होकर वहाँ से उसे इग्नोर करके जाने लगती है। इधर सोयंग की तबीयत बिगड़ने लगती है कि तभी चांगमी वहाँ आ जाती है और इसे ऐसा देख लेती है, लेकिन चांगमी उसे कुछ नहीं कहती। वो उसे बोलती है कि प्लीज़ एजेंट से मेरा नंबर दे देना और उसे बोल देना कि वो मुझसे बात कर ले। नेक्स्ट डे क्लास में सोयंग की तबीयत फिर से ख़राब होने लगती है, उसे वॉमिटिंग करने जैसा फील होता है, तो वो बाथरूम में चला जाता है और ये सब चांगमी देख लेती है, तो वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। अब वो जब वॉशरूम के अंदर जाती है तो उसे एक बंद टॉयलेट के अंदर से खून बहता दिखाई देता है। उसे लगता है कि बाथरूम में सोयंग है और वो डर जाती है। वो जोर जोर से धक्का मारने लगती है और सोयंग चिल्लाने लगती है, लेकिन सोयंग उसके पास वाले टॉयलेट से निकलता है और उसे कहता है कि वो इतना क्यों चिल्ला रही है। चांगमी उसे ब्लड दिखाती है और सोयंग घबराकर दूसरे टॉयलेट के ऊपर से उस टॉयलेट में जाता है जहाँ मेरी ने अपना हाथ काटा हुआ होता है और वो बेहोश होती है। सोयंग अपना शर्ट उतार कर उसके हाथ में बांधता है ताकि ब्लड रुक जाए। नेक्स्ट सीन में वहाँ एम्बुलेंस आती है और मेरी को हॉस्पिटल ले जाती है। ये सब साजंग अपने दोस्तों के साथ ऊपर से देख रहा होता है और वो कहता है, क्या वो मर गई होगी? मैंने तो सुना था लोग अपनी जान इतनी आसानी से नहीं ले पाते। साजंग थोड़ा सा डरा हुआ नजर आता है, फिर वो खुद से कहता है, साजंग तुम्हें डरना नहीं चाहिए, इन सब से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वहीं पर वो दोनों डिटेक्टिव जिन्होंने चेंगू के केस को हैंडल किया था आ जाते हैं। तभी लेडी डिटेक्टिव की नज़र चांगमी पे पड़ती है और वो कहती है कि ये तो वही चेंगू की ट्विन सिस्टर है ना। तभी तभी दूसरा डिटेक्टिव कहता है कि वो जो लड़का है उसने ही लास्ट टाइम सुसाइड केस में रिपोर्ट किया था। वो कहता है कि हमें इनसे क्वेश्चन करने चाहिए आज के इंसिडेंट के बारे में, पर लेडी डिटेक्टिव उसे कहती है कि हम ये बाद में करेंगे। अब नेक्स्ट सीन में सोयंग और चांगमी अपने कपड़े साफ कर रहे होते हैं। फिर डॉक्टर उन दोनों से पूछती है कि क्या तुम दोनों ठीक हो और अच्छा तो फील कर रहे हो ना, जिस पर वो दोनों कहते हैं कि हाँ वो ठीक है। फिर डॉक्टर उन्हें बताती है कि डिटेक्टिव तुम दोनों को कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं और वो तुम्हारा बाहर वेट कर रहे हैं। डिटेक्टिव सोयंग से पूछते हैं कि क्या तुम मेरी को जानते थे? वो कहता है कि वो उसे पर्सनली नहीं जानता था। दूसरी तरफ लेडी डिटेक्टिव चांगमी से कहती है कि तुमने अभी अभी बुसान से यहाँ ट्रांसफ़र लिया है, इसका मतलब तुम मेरी को खास तरह से नहीं जानती थी। वो दूसरी तरफ डिटेक्टिव सोयंग से बोलते हैं कि क्या तुमने लास्ट इंसिडेंट की तरह 119 पर आज कॉल किया था? जिस पर सोयंग कहता है कि मैंने नहीं, चांगमी ने कॉल किया था। और वो दोनों ही उन दोनों डिटेक्टिव को अलग अलग रूम में इंसिडेंट के बारे में डिटेल में बताते हैं। तभी उन दोनों का कॉल आता है कि मेरी खतरे से बाहर है और अब वो ठीक है। अब डिटेक्टिव सोयंग से कहते हैं कि क्या तुम चांगमी को चेंगू की वजह से जानते हो? तो सोयंग कहता है कि मैं समझा नहीं, चांगमी को मैं चेंगू की वजह से कैसे? दूसरी तरफ सेम क्वेश्चन दूसरे रूम में फीमेल डिटेक्टिव चांगमी को कर रही होती है, पर चांगमी कहती है कि उसने उस बारे में हाई स्कूल में किसी को भी नहीं बताया है कि वो चेंगू की ट्विन सिस्टर है। वो कहती है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो कोई मुझे चेंगू के बारे में सच नहीं बताएगा, बल्कि सब मुझसे दूरी बना लेंगे। वो डिटेक्टिव से कहती है कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप ये बात किसी को ना बताएं, जिस पर डिटेक्टिव राजी तो हो जाती है, पर कहती है कि अच्छा होगा तुम्हारे ट्रांसफ़र की वजह चेंगू ना हो। अगर तुम्हें लगता है कि उसे किसी ने मारा है और तुम मर्डर को ढूंढने के लिए आई हो तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। चांगमी कहती है कि भला इसमें प्रॉब्लम कैसे हो सकती है और केस को वापस सॉल्व करने में कैसी प्रॉब्लम? डिटेक्टिव कहती है कि उस केस में मर्डर जैसा कोई एविडेंस नहीं मिला था और अच्छा होगा कि तुम मर्डर को ढूंढने से अच्छा अपनी पढ़ाई और स्पोर्ट्स पर फोकस करो। अब ये दोनों बाहर आते हैं और चांगमी सोयंग से पता करने की कोशिश करती है बातों बातों में कि कहीं डिटेक्टिव ने इसे ये तो नहीं बता दिया कि ये चेंगू की ट्विन सिस्टर है। जिस पर सोयंग कहता है कि तुम भला डिटेक्टिव को ये कैसे बता सकती हो कि तुम मेंस वॉशरूम में आ गई थी? वो बोलती है कि मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही थी और मैं तो बहुत केयरिंग लड़की हूँ ना। जिस पर सोयंग कहता है कि तुम कितनी अजीब हो, और वो दोनों मस्ती मजाक करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं, जिसे गोगजी दूर से देख लेती है और काफ़ी चिढ़ने लग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में मेरी के फादर हॉस्पिटल आते हैं और उसकी ऐसी कंडीशन देखकर स्कूल में प्रिंसिपल ऑफिस के सामने हंगामा खड़ा कर देते हैं। वो जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं कि कुछ पैसों के दम पर तुमने उस लड़के को फिर से स्कूल में आने दिया, उस लड़के को सामने लाओ, मैं उसे मार डालूंगा अपने हाथों से आज। अब ये सब देखकर तेसु भी बहुत इमोशनल हो रही होती है। दूसरी तरफ हम चांगमी को देखते हैं, उसे आजंग का मैसेज आता है और वो उसे एक जगह पे मिलने के लिए बुलाती है। चांगमी उसी जगह पे जाती है जहाँ उसे ताइसक अपना लुक बदल कर मिलने के लिए आती है और खुद को आजंग बताती है, लेकिन चांगमी ने ऑलरेडी आजंग की फ़ोटो देखी हुई थी। फिर वो कहते हैं कि मुझे आजंग से मिलना है, पर तुम आजंग नहीं हो। तेसुक अपना विग उतारती है और कहती है कि तुम एजंग का चेहरा भी जानती हो, पर तुम उससे मिलना क्यों चाहती हो? जिस पर चांगमी कहती है कि इससे तुम्हें क्या मतलब? तेसुक उससे कहती है कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहती और उसे आज के बाद ना ही कॉल करना और ना ही मैसेज करना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
फिर वो कहती है कि तुम गलत इंसान के पास आई हो चेंगू के बारे में पता करने, तुम्हें इंसुमी से मिलना चाहिए, वो तुम्हें अच्छी तरह से बताएगी उसके बारे में। नेक्स्ट सीन में हम सोयंग को देखते हैं जिसे हॉस्पिटल से कॉल आया होता है उसकी माँ के इलाज के पैसे भरने के लिए, और उसकी ये कॉन्वर्सेशन ताइसुक सुन लेती है। फिर उसके पास जाती है और वो कहती है कि चांगमी तो बहुत चालाक है, वो एजेंट का चेहरा भी जानती है, मेरा ये विग वगैरह पहनने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। फिर सडनली सोयंग कहता है कि मैं और पैसे कैसे कमा सकता हूँ। फिर यहीं से सीन शिफ्ट होकर हम चांगमी को देखते हैं जो कि इंसुमी से मिलने आई होती है। तभी इंसुमी भी वहाँ आ जाती है और कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम चेंगू के बारे में कुछ जानना चाहती हो। चांगमी अपना नाम बताती है और उसे कुछ ऑर्डर करने के लिए कहती है, पर इंसुमी मना कर देती है। इंसुमी कहती है कि जब मैंने चेंगू की डेथ के बारे में सुना तो मैं सच में बहुत खुश हो गई थी, और ये बात सुनकर तो चांगमी शॉक ही हो जाती है। वो बताती है कि वो मुझे बुली किया करता था। ओसंग और चेंगू काफ़ी अच्छे दोस्त थे, उसकी वजह से मुझे स्कूल चेंज करना पड़ा था। वो बताते कि ओसंग ने मुझे प्रेग्नेंट किया था, पर चेंगू ने मुझसे ये कहते हुए वीडियो बनवाई थी कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। उसकी मौत से बहुत सारे लोग खुश हुए थे। चांगमी अपने भाई के इस बर्ताव की वजह से इंसुमी से माफ़ी मांगती है। नेक्स्ट सीन में हम तेसुक को देखते हैं जो मेरी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और उसके लिए कुछ फ्लावर्स लेके जाती है, जहाँ उसे मेरी के फादर मिलते हैं और वो उनसे कहती है कि मैं मेरी की क्लासमेट हूँ और मुझे उसके लिए काफ़ी बुरा लग रहा है। फिर तेसुक वहाँ से सोयंग से मिलने के लिए जाती है और वो वहाँ उससे कहती है कि क्यों ना हम साजन को स्कूल से निकलवा कर कुछ पैसे कमाएं, जिस पर सोयंग कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो। फिर तेसुक कहती कि तुमने मुझसे पूछा था ना कि पैसे कैसे कमाने हैं। फिर वो कहती है कि मैं मेरी से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई थी और वहाँ मुझे उसके फादर मिले थे और मैं उनसे वादा कर चुकी हूँ कि मैं साजन को स्कूल से निकलवा के रहूँगी। ताइसुक पिछले साल स्कूल में ट्रांसफ़र लेकर आई थी जहाँ पर दो लड़कियाँ उसे बुली करती थी और उसके बालों की वजह से उसे परेशान किया करती थी। एक दिन तो उन्होंने उसे इतना ज़्यादा पीटा कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। ये सब सोयंग देख लेता है और उसे इतना बुरा लगता है। फिर वो उनके पास जाता है और उन दोनों लड़कियों को इतना मारता है और उनसे कहता है कि वो जाकर ताइसुक से माफ़ी मांगे। नेक्स्ट डे वो दोनों ताइसुक से मिलने जाती है और बाहर सोयंग भी खड़ा होता है। फिर वो ताइसुक से माफ़ी मांगती है। ताइसुक उन दोनों को एक एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि अगर तुम मुझे वापस से दिखी ना तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। और तब से ही ताइसुक और सोयंग दोस्त होते हैं। अब सीन वापस से वहीं आ जाता है और तेसुक उससे कहती है कि जैसे तुमने मुझे बचाया था वैसे ही हम मेरी को भी बचाते हैं ना, और वैसे भी साजिद जैसे लोग बिना बेटे नहीं मानते हैं। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें कल तक का समय देती हूँ, तुम मुझे सोच कर बता देना। नेक्स्ट डे सोयंग अपनी गाड़ी पार्क कर रहा होता है कि उसे हॉस्पिटल से उसकी माँ के लिए कॉल आता है। वो बताते हैं कि उसकी माँ को निमोनिया है और अब उसे अर्जेंटली पैसे जमा कराने पड़ेंगे। अब सोयंग साजन के घर जाता है और वो अपना फेस वगैरह ढक कर जाता है ताकि उसे कोई पहचान न सके। वो साजन का दरवाज़ा खटखटाता है। जब साजन दरवाज़ा खोलता है तो उसे वो मुक्का मार देता है और साजन बेहोश हो जाता है। जब साजन की आंखें खुलती है तो वो एक चेयर पर बंधा हुआ होता है और उसकी आंखों और मुंह पर टेप लगी हुई होती है। फिर सोयंग साजन से कहता है कि वो अब स्कूल छोड़ दे, जिस पर साजन कहता है कि वो छोड़ देगा पर प्लीज़ तुम मुझे मत मारो। फिर सोयंग वहाँ से जाने ही वाला होता है कि वो मेरी की कुछ प्राइवेट पिक्चर्स देख लेता है, जिस पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो उसे मारता है और उसके पैरों पर जोर जोर से हैमर को हिट कर देता है। तभी उसे डॉक्टर की बात याद आ जाती है कि जब भी उसे गुस्सा आए तो उसे कामली बिहेव करना पड़ेगा, और सोयंग वहाँ से भाग जाता है। वो दीवार से कूदता है और अपने चेहरे का मास्क वगैरह हटाता है कि तभी उसे कोई स्कूटर आता हुआ नजर आता है। वो जब गौर से देखता है तो वो चांगमी का स्कूटर होता है। तो चांगमी सोयंग को जब देखती है तो उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। सोयंग बताता है कि मैं अपना काम करके बस यहाँ से जा ही रहा था, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर उन दोनों की थोड़ी बहुत बातें होती है। उसी बीच चांगमी जो है सोयंग के चूज पर खून लगा हुआ देख लेती है और ये चीज़ सोयंग भी नोटिस कर लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर जब सोयंग बॉक्सिंग कर रहा होता है तो उसे उसकी बातें याद आती है कि चांगमी ने उसे देख लिया था, उसके शूज़ पे खून लगा हुआ देख लिया था, और उसे ये सब याद करके बहुत गुस्सा और बहुत डर लग रहा होता है कि उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। अब अगले दिन चांगमी फेयरवेल हॉल में जाती है और वहाँ अपने भाई की फ़ोटो देखकर उसे उसी लड़की की बातें याद आ रही होती है कि उसका भाई एक अच्छा इंसान नहीं था। दूसरी तरफ सोयंग भी फेयरवेल हॉल में ही होता है और वो अपने बड़े भाई के लिए प्रेयर कर रहा होता है और बर्गर रख के वहाँ से जाने ही वाला होता है। तभी उसे चांगमी वहाँ देख लेती है और वो उसे देखकर चुप जाती है। जब सोयंग वहाँ से चला जाता है तो चांगमी वहाँ जाती है और सोयंग के बड़े भाई की फ़ोटो देखकर ये सोचती है कि लड़का कौन है और सोयंग से इसके साथ क्या रिश्ता है। पर जब वो पीछे मुड़ती है तो सोयंग वहाँ पर खड़ा होता है। वो पास आकर बर्गर उठाता है और कहते हैं कि अब तुम कहीं मेरे भाई को तो नहीं जानती ना, जिस पर चांगमी कहती है कि नहीं, मैं उसे नहीं जानती हूँ। चांगमी सच बता देती है कि चेंगमी उसका ट्विंस भाई है और वो उसकी ट्विन सिस्टर है।
फिर वो उसे कहती है कि क्या तुम इसे सीक्रेट रख सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे डिफरेंट ट्रीट करे और मुझे डर के कोई सच भी ना बताए। जिस पर सोयंग कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम उसकी बहन हो सकती हो। फिर सोयंग कहता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, मैं यहाँ पर एक रेस्टोरेंट जानता हूँ जो बहुत अच्छे बंस बनाता है। लेकिन जब वो दोनों वहाँ जाते हैं तो वो जगह बंद होती है। फिर वो दोनों बेंच पर बैठ जाते हैं और सोयंग बर्गर निकाल कर कहता है कि हम इसे खा सकते हैं, पर चांगमी कहती है कि वो स्कूल में जाकर खाना खा लेगी। फिर सोयंग बताता है कि उसके बड़े भाई को बर्गर बहुत पसंद थे। फिर वो बताता है कि जब उसका भाई स्कूल में था तो लड़कियों से बिना किसी रीज़न के बुली क्या करते थे और उसे वॉशरूम नहीं जाने देते थे। एक दिन जब उसने अपनी पैंट गीली कर दी तो उन लोगों ने उसकी वीडियो बना ली। फिर जब मेरी माँ घर आ रही थी तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे भाई ने अपनी जान ले ली थी ऊपर से कूदकर। वो अपने साथ हुए बुली को बर्दाश्त नहीं कर पाया था। फिर जब दोनों बस में जा रहे होते हैं तो सोयंग चांगमी से पूछता है कि तुम्हारे भाई का असली नाम क्या था। एक्चुअली में चोंग्यू का नाम पाकवोन सुक था जब से उसको अडॉप्ट किया गया था और सब लोग उसे उसी नाम से जानते थे। नेक्स्ट सीन में दो लड़कियां क्लास में आकर बताती है कि रेपिस्ट साजंग ने ड्रॉप ले लिया है। साजंग स्कूल छोड़कर अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा होता है तो सब उसे खिड़की से चिल्ला रहे होते कि यहाँ कभी मत आना। फिर एक लड़की पूछती है कि साजंग व्हील चेयर पे क्यों है। तभी एक लड़का बताता है कि किसी ने रात को उसका पैर तोड़ दिया था। एक लड़की बताती है कि किसी ने रात को उस लड़के को वहाँ भागते हुए देखा था जिसने साजंग की यह हालत करी है, पर उसने मास्क पहना था तो कोई उसे पहचान ही नहीं पाया, इसलिए वो नहीं जान पाए कि वो कौन था। दूसरी तरफ चांगमी और सोयंग स्कूल आ रहे होते हैं और वो साजंग को देखते हैं। सोयंग मन ही मन में ये सोच रहा होता है कि उसे इस व्हीलचेयर पर उसी ने लाया और स्कूल छोड़कर भी वो उसी की वजह से जा रहा है। दूसरी तरफ गोगजी है सोयंग और चांगमी को एक साथ देखकर काफ़ी जेलस फील करती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बास्केटबॉल का मैच चल रहा होता है जिसमें एक टीम में सोयम और दूसरी टीम में ओसंग होता है। तभी गोगजी चांगमी के पास आकर बैठती है और उसे कहती है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो क्या, जिस पर चांगमी कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो। गोगजी कहती है कि अच्छी बात है वरना मैं तुमसे नफरत करने लगती। चांगमी गोगजी का ऐसा बिहेवियर देखकर काफ़ी अजीब फील करती है। फिर सोयंग और ओसंग का मैच चल रहा होता है। चांगमी ओसंग को देखती है और उसे उस लड़की की बात याद आती है कि ओसंग ने किसी लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया था और चेंगी उस लड़की को परेशान किया करता था। अब इधर मैच में सोयंग बार बार बास्केटबॉल में बॉल डाले जा रहा था जिसकी वजह से उसकी टीम के पॉइंट बढ़े जा रहे थे और उसी वजह से ओसंग काफ़ी चिड़चिड़ा था। फिर जब सोयंग बास्केटबॉल में बॉल डालने वाला होता है तो ओसंग उसे धक्का मार देता है जिसकी वजह से सोयंग का सर टकरा जाता है और वो उसके सर में पेन होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब गोगजी इस बात पर ओसंग से लड़ाई कर लेती कि उसने ऐसा क्यों किया और गोगजी और ओसंग के बीच में काफ़ी भयंकर लड़ाई होती है और ये लड़ाई काफ़ी बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में चांगमी और जेबम स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं तो चांगमी जेबम से फेवर मांगती है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में सोयंग को भी होश आ जाता है और वो वहाँ गोगजी को देखता है। जब वो दोनों बाहर आ रहे होते हैं तो गोगजी किसी से टकरा जाती है और वो कोई और नहीं थी बल्कि ताइसू होती है। गोगजी उसे देखकर पहचान तो नहीं पाती क्योंकि उसने विग पहनी हुई थी, पर सोयंग उसे पहचान जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिंग नाम की जो लड़की थी उसकी फ्रेंड उसे मिलने के लिए आई थी और वो साजंग की स्कूल छोड़कर जाने वाली वीडियो भी दिखाती है जिस पर देखकर वो काफ़ी खुशी से रो पड़ती है। और दूसरी तरफ मिंग के जो फादर थे वो ताइसू से शुक्रिया कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में पुलिस साजंग को मारने वाले इंसान के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर देती है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चांगमी ने जो जेबम से फेवर मांगा था वो ये था कि वो ओसंग से पर्सनली मिलना चाहती है। जब ओसंग उससे मिलने के लिए आता है तो चांगमी उससे चेंगू के बारे में पूछती है जिस पर ओसंग कहता है कि तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहती हो। वो बताती है कि चेंगू जो है मेरे साथ शूटिंग प्रैक्टिस में था इसलिए मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहती हूँ। तो कहती है कि मैं इंसुमे से मिली थी, उसने मुझे बताया था कि तुम्हारी वजह से चेंगू जो है मुझे उसे परेशान किया करता था। वो कहती है कि जब इंसुमे प्रेग्नेंट हुई थी तो चेंगू को तुम्हारे मैटर में पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। फिर वो कहता है कि चेंगू मेरा बहुत अच्छा दोस्त था तो वो मर चुका है तो मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, वो बहुत अच्छा इंसान था। जिससे सुन के चांगमी कहती है कि वो अच्छा इंसान था तो लोग उसके बारे में बुरी बातें क्यों कर रहे हैं। जिस पर वो कहता है कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। ना कह के वहाँ से चला जाता है लेकिन अपना फ़ोन वहीं भूल जाता है। अब ओसंग घर आ जाता है और काफ़ी घबराया हुआ होता है। वो अपनी सांसें ऊपर नीचे कर रहा होता है और पानी पी रहा होता है। दूसरी तरफ चांगमी जो है उसके घर पर आ जाती है उसका फ़ोन देने के लिए। वो डोरबेल बजाती है। जब वो बेल बजाती है तो गोगजी बाहर आती है। चांगमी उसको देखकर ये सोचने लग जाती है कि ये इसके घर पे क्या कर रही है। हमें पता चलता है कि ओसंग के पापा ने गोगजी की माँ से शादी कर ली है जिसकी वजह से वो सब एक ही घर में रहते हैं और ये बात ये दोनों पूरे स्कूल से छुपाते हैं।
अब दूसरी तरफ मिंग के फादर ताइसू को पैसे देते हैं सोयंग के काम के लिए जो उन्होंने उसके लिए किया था, मतलब साजन को वहाँ से भगाने का काम स्कूल से। तो ताइसू उन पैसों को जाके सोयंग के लॉकर में रख देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस जो है सीसीटीवी चेक कर रही होती है जहाँ साजन की पिटाई हुई थी। इसमें उन्हें दिखाई देता है कि जिस जगह से वो लड़का भागा था वहाँ पे एक लड़की ने आके स्कूटर भी रोका था और उस लड़की ने उस लड़के को देखा भी था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता कि वो लड़की कौन थी और वो लड़का कौन था। दूसरी तरफ स्कूल में यही बातें चल रही होती है कि जिसने चेंगू को मारा उसी ने साजन को मारा था। चांगमी को याद आता है कि जिस दिन उसने सोयंग को देखा था उस दिन उसके पैरों पे मतलब जूतों पे खून लगा हुआ था। उसे सोयंग पे शक हो जाता है। चांगमी सोयंग के घर जाती है और वो जूते ढूंढने लगती है। जब उसे शूज़ मिलते हैं तभी सोयंग वहाँ पर आ रहा होता है, लेकिन वो कैट को देखकर वहीं रुक जाता है और उसे खाना खिलाने लग जाता है और चांगमी भी उसे देख लेती है। सोयंग के सर में अचानक से दर्द होने लगता है। देन सडनली उसकी नाक से खून बहने लगता है और वो खून जो है उसके जूतों पर जाके गिरता है। चांगमी भी उसे नोटिस कर लेती है, लेकिन वो मौका देखकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन सोयंग को ये पता लग जाता है कि चांगमी वहाँ पर आई थी। वो जब कमरे के अंदर जाता है तो वो देखता है कि शूज़ वहाँ पर नहीं होते और वो समझ जाता है कि वो शूज़ लेकर चली गई है। फिर जब चांगमी घर आती है तो वहाँ पर उसे पुलिस मिलती है। वो उससे पूछताछ करती है उस दिन के बारे में, जिस पर चांगमी उन्हें बता देती है कि उस दिन उसे वहाँ पर सोयंग दिखा था। फिर पुलिस सोयंग से पूछताछ करने जाती है उस रात के बारे में, जहाँ सोयंग बताता है कि वो काम से आ रहा था और उसने उस जगह पर गाड़ी पार्क करी थी, इसलिए वो वहाँ पर उसी रास्ते से लेने के लिए जा रहा था। इतना कहते सोयंग वहाँ से जाने लगता है कि लेडी डिटेक्टिव इसके शूज़ देख लेती है जिस पे खून लगा हुआ था और उन्हें डाउट हो जाता है। सोयंग यहाँ पे काफ़ी घबराया हुआ होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि बहुत जल्दी वो पकड़ा जाने वाला है। अगले दिन जब चांगमी और सोयंग स्कूल जा रहे होते हैं तो वो पार्किंग में एक साथ मिलते हैं, जहाँ चांगमी उसे शूज़ देते हुए कहती है कि मुझे डाउट था थोड़ा बहुत और मैंने तुम्हारे जूते चुराए थे। सोयंग कहता है कि तुम्हें बुसान वापस चले जाना चाहिए क्योंकि जिस लड़के ने साजन को मारा था उसका तुम्हारे भाई से कोई लेना देना नहीं है और ना ही उसने तुम्हारे भाई को मारा है। अब सोयंग की आधी अधूरी बात सुन के चांगमी जो उसे पूछती कि तुम कहना क्या चाहते हो, और लेकिन सोयंग उसे बताता नहीं है। अब चांगमी उसे पूछते पूछते क्लास तक आ जाती है और उसे वहाँ पर भी परेशान करती कि तुम कहना क्या चाहते थे मुझे बताओ। गोगजी ये सब देख लेती है और चांगमी के पास आती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि जब वो नहीं बताना चाहता तुम्हें कुछ तो तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो। गोगजी उसे बाहर लेके जाती है जहाँ उनकी बहस हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में सोयंग जो है अपने लॉकर से सारी चीज़ें निकाल कर अब एक बैग में भरता है और वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी वहाँ पर लेडी डिटेक्टिव आ जाती है। पर वो कहती है कि आज मैं तुमसे कोई पूछताछ करने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं एज अ कस्टमर यहाँ पर आई हूँ। सोयंग जो अपना बाहर जाके सारा सामान फेंक देता है और अंदर आता है तो वहाँ उससे पता चलता है कि लेडी डिटेक्टिव के साथ उसके हस्बैंड आए और उसके हस्बैंड और कोई नहीं बल्कि उसके डॉक्टर है जो उसका इलाज कर रहे हैं इस टाइम पे, और उन्होंने उसे बताया था कि सोयंग को ब्रेन ट्यूमर है। दूसरी तरफ चांगमी को अपने लॉकर में एक नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम्हें चेंगू के बारे में जानना है तो तुम ऑडिटोरियम में आ जाओ, और ये पढ़ के चांगमी जो शॉक हो जाती है। अब चांगमी जो ऑडिटोरियम जाती है और वहाँ वेट करती है, लेकिन इतना वेट करने के बाद भी जब वहाँ कोई नहीं आता तो वो उठने लगती है कि सडनली उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है। वो उस आवाज़ की तरफ बढ़ती है तो कोई पर्सन उसके पीछे से आके उसे मारता है एंड जो चांगमी होती है वहीं बेहोश हो जाती है। फिर वो अननोन पर्सन जो होता है फ़ोन उठाता है उसका और फ़ोन खोलकर किसी को मैसेज करता है। तो चांगमी की आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है जहाँ जेबम उसके पास खड़ा होता है। डॉक्टर से पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ था, जिस पर चांगमी कहते हैं कि उसे नहीं पता, वो अपने आप बेहोश हो गई थी। फिर जेबम जो होता है डॉक्टर से जाने के बाद भी पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ था, बट वो उसे नहीं बताती कि एक्चुअल में वहाँ पर क्या हुआ था। अब नेक्स्ट सीन में जब अगले दिन गोगजी स्कूल आती है तो सब लोग उसे घूर कर देख रहे होते हैं। गोगजी भी सोच रही होती है कि लोग उसे ऐसा क्यों देख रहे हैं। तभी एक लड़का सोयंग को एक फ़ोटो दिखाता है तो एक न्यूड पिक्चर होती है। अब गोगजी को पता चलता है कि ये पिक्चर जो है पूरे स्कूल में वायरल हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में जेबम जो है चांगमी को हॉस्पिटल लेने के लिए जाता है, जहाँ वो चांगमी से कहता है कि तुम्हें एक दिन और रेस्ट कर लेना चाहिए, जिस पर चांगमी कहती है कि नहीं, वैसे भी इस हॉस्पिटल का बिल बहुत ज़्यादा आने वाला है। जिस पर जेबम कहते हैं कि तुम्हारा बिल ऑलरेडी पे कर दिया है, जिस पर वो कहती है पर किसने, जिस पर जेबम बताता है कि ये हॉस्पिटल जो है उनके फैमिली का है। चांगमी उससे कहती है कि मैं तुम्हारे पैसे बाद में लौटा दूंगी। अब गोगजी को पता लग जाता है कि वो फोटो है किसने वायरल करी थी। वो उस लड़की के पास जाती है जहाँ वो लड़की बताती है कि उसको चांगमी ने मैसेज किया था ये फ़ोटो के साथ कि वो इसके वायरल कर दे और सब जगह भेज दे, और वो उसे मैसेज भी दिखाती है जो चांगमी ने उसे करे थे।
फिर चांगमी वहाँ आती है जहाँ पर सारे लोग उसे घूर रहे होते हैं। चांगमी समझ नहीं पाती कि लोग उसे घूर क्यों रहे। गोकजू उसके पास जाती है और उसे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों करा। अब चांगमी को तो पता है कि वो लड़ने की मूड में रहती है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी गोकजी उसको थप्पड़ मार देती है। अब गोकजू से दूसरा थप्पड़ मारने ही वाली होती कि सोयंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। देन सोयंग जो है उसको अंदर ले जाता है उसका हाथ पकड़कर। ये जो मोमेंट होता है काफ़ी रोमांटिक और ब्यूटीफुल होता है। और यहीं पर जो है एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइज मैं बाकी एपिसोड की जो वीडियो है वो भी अपलोड कर दूंगी बहुत जल्दी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।